नमस्कार। CEC UGC कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के माध्यम से मैं सत्यम तिवारी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की चर्चा का जो विषय रहने वाला है वह है यौगिक सूक्ष्म व्यायाम। योग में बहुत सारे अवयव होते हैं। आपने अष्टांग योग सुना होगा, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, या चतुरंग योग सुना होगा, आसन, कुंभक, मुद्राबंध, नादानुसंधान। षडांग योग सुना होगा, पंचांग योग सुना होगा। विभिन्न प्रकार के अंग हैं योगों में। उसमें शोधन क्रियाएं भी आती हैं, षटकर्म आते हैं, अष्टकर्म आते हैं, नवकर्म आते हैं। उसी प्रकार से योग में यौगिक सूक्ष्म व्यायाम की भी पद्धति है। यदि आप भारत के जो विभिन्न प्रकार के योग के स्कूल्स हैं या योग के संप्रदाय हैं या योग की जो परंपरा है, जो बड़े बड़े योग के आचार्य रहे हैं, उन सभी संप्रदायों को आप देखें, उनके योग के अभ्यासों के क्रम को देखें, तो उन सभी में कहीं न कहीं यौगिक सूक्ष्म व्यायाम की अवधारणा देखने में मिलेगी। उसी कड़ी में यदि आप देखें, सबसे ज्यादा वैज्ञानिक यदि कोई सूक्ष्म व्यायाम है तो वह यौगिक सूक्ष्म व्यायाम स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी का आपको देखने को मिलेगा। इस सत्र की शुरुआत हम एक वैदिक प्रार्थना से करते हैं। शरीर को स्थिर कर लेंगे, मन को स्थिर कर लेंगे, प्राण को स्थिर कर लेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पक्षैर्माक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः। ओम शांति शांति शांति। भद्रम करने भी, कानों की बात आई है, सुनने की बात है। सुड़ियाम देवा, भद्रम पक्षे, नेत्रों की बात आई है। स्थिरई रंगई, अंगों की बात आई है। ये सारे जो ज्ञानेंद्रियां हैं, ये शरीर है, इन सब का अभ्यास आपको सूक्ष्म व्यायाम में मिलेगा। इसी क्रम में हमने इस वैदिक मंत्र को यहाँ पर लिया था। तो मैं बात कर रहा था यौगिक सूक्ष्म व्यायाम योग की सभी प्रमुख योग स्कूल्स में, योग परंपराओं में मिलता है। वो बिहार स्कूल ऑफ योग हो या कोई अन्य परंपरा हो, लेकिन सबसे ज्यादा वैज्ञानिक कार्य सूक्ष्म व्यायाम के ऊपर अगर किसी ने किया है तो वो एकमात्र नाम है स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी का। स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी के जो गुरु हुए स्वामी कार्तिकेय जी, उनसे इन्होंने हिमालय के कंदराओं में, हिमालय के तपस्थलियों में या उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर उनसे योग की शिक्षा प्राप्त की, और उन्हीं के माध्यम से यौगिक सूक्ष्म व्यायाम को जन सामान्य तक, क्योंकि योग की जो परंपरा रही है वह प्रच्छिन्न स्थानों पर रही है, तपस्थलियों में रही है, तीर्थ स्थलियों में रही है, हिमालय की कंदराओं में रही है, हिमालय की तलहटी में रही है। दिल्ली जैसे या जो बड़े मेट्रो सिटीज हैं, या जो सामान्य लोग हैं, सामान्य वर्ग है, जो गृहस्थ आश्रम में रहता है, जिसका एक परिवार है, उस तक योग को पहुंचाने का जो बहुत अथक प्रयास हुआ है, उसमें स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का नाम अवश्य ही गिना जाएगा। और केवल गृहस्थों तक ही नहीं, भारत का जो बड़ा योगदान है योग और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से संपूर्ण विश्व को एक साथ जोड़ने का जो प्रयास योग कर रहा है, उस कड़ी में भारत के इस अमूल्य भेंट को विश्व तक पहुंचाने के प्रमुख नामों में एक नाम स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का अवश्य रूप से आता है। सोवियत यूनियन जब था, USSR था, तो उस समय यह जब उसके कॉस्मोनॉट्स गए थे, स्पेस में गए थे, उनको योगाभ्यास सिखाने का कार्य स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी को दिया गया था। और भारत के जो प्रमुख जो पॉलिटिशियंस रहे हैं, उनको भी योग के शिक्षा का जो श्रेय है स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी को दिया गया है। जन्म इनका 12 फरवरी 1924 को माना जाता है, और जो परिनिर्वाण है वो 9 जून 1994 को माना जाता है। तो ये कुछ जानकारी हमने स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी और जो उनके गुरु हुए स्वामी कार्तिकेय जी महाराज, इनके बारे में देखने का प्रयास किया है। बात हम कर रहे थे यौगिक सूक्ष्म व्यायाम स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी द्वारा प्रदत्त। इसका नाम और इसकी व्युत्पत्ति, इसका अर्थ क्या है, उसको देखने का प्रयास हम करने जा रहे हैं। 3 शब्द आपको मिलेगा, यौगिक, सूक्ष्म और व्यायाम। कैसे व्यायाम? जो यौगिक हैं, योग के व्यायाम हैं। व्यायामों की भी तो अलग अलग प्रकार है ना। मलखम के अलग व्यायाम है, अखाड़े के अलग व्यायाम है, पहलवानों के अलग व्यायाम है। तो योग अभ्यासियों के लिए जो व्यायाम है, और वो कैसे हैं,
सूक्ष्म है, क्योंकि यौगिक व्यायाम दो प्रकार के हैं, आगे हम देखेंगे। एक यौगिक व्यायाम है स्थूल, एक यौगिक व्यायाम है सूक्ष्म। तो कैसे व्यायाम? यौगिक व्यायाम, योग के कैसे व्यायाम? तो सूक्ष्म व्यायाम। तो योग के पद्धतियों से, योग के रीतियों से, योग के अभ्यासों से, योग के संकल्पनाओं से, योग के अवयवों से पूरित व्यायाम जो सूक्ष्म है। अब बात होगी कि सूक्ष्म क्या है, सूक्ष्म क्या है? तो सूक्ष्म को देखने के लिए एक तो बात चलती है कि माइक्रोस्कोपिक, जो बड़ा सटल है, जो बड़ा छोटा है, जो बड़ा लघु है। और दूसरी बात यह चल सकती है कि जो बड़ा स्पेशल है, बड़ा स्पेशलाइज्ड है, बड़ा इंडिविजुअलाइज्ड है, बड़ा साइंटिफिक है। तो सूक्ष्म शब्द के दो अर्थ आप यहां पर ले सकते हैं। एक तो इंडिविजुअलाइज्ड है, स्पेशलाइज्ड है, विशेष है, और दूसरा लघु है, सटल है, सूक्ष्म है, माइक्रोस्कोपिक है। तो योग के ऐसे व्यायाम जो लघु है, छोटे छोटे व्यायाम है, छोटे छोटे अभ्यास हैं, इजी अभ्यास हैं, और आपके सूक्ष्म शरीर तक कार्य करते हैं, या भौतिक शरीर के सूक्ष्म सूक्ष्म अवयवों के लिए कार्य करते हैं, या तो सूक्ष्म शरीर के लिए कार्य करते हैं, या भौतिक शरीर के अन्नमय कोश के सूक्ष्म सूक्ष्म अवयवों, अंगों, उपांगों तक पहुंच, योग के अवयवों को, योग के प्रभावों को पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो सूक्ष्म के भी हमने दो अर्थ यहां पर लिए हैं। कितने शरीर हो गए? सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और कारण शरीर। तो सूक्ष्म शरीर के लिए या भौतिक शरीर के सूक्ष्म अवयवों के लिए जो व्यायाम योग में प्रचलित हैं, उन्हें हम कहेंगे यौगिक सूक्ष्म व्यायाम। और जो यौगिक सूक्ष्म व्यायाम हम देखने जा रहे हैं, वह विशेष रूप से स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी को हम उसको क्रेडिट देते हैं। तो यौगिक सूक्ष्म व्यायामों की संख्या कितनी है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। यौगिक सूक्ष्म व्यायामों की जो संख्या है वह 48 बताई गई है। 48 संख्या है। और अगर आप उनको देखेंगे, उनका क्रिया देखेंगे, उनको कैटेगराइजेशन देखेंगे, उनका क्लासिफिकेशन देखेंगे, तो आप देखोगे उसमें एक एक निर्णय किया गया है कि किस प्रकार से बॉडी का एक एक ज्वाइंट, किस प्रकार से बॉडी का, शरीर का एक एक संधि, एक एक मसल किस प्रकार से मूव करेगा, उसका क्या साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज हो सकती है, क्या साइंटिफिक एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, उनका क्रम किस विशेष रूप से होना चाहिए कि कम से कम प्रयास में अधिक से अधिक लाभ उठाया जा सकता है, इंजरीज को हटाया जा सकता है। क्योंकि योग अभ्यासों में कई बार गलत अभ्यास के कारण इंजरीज, चोट चपेट भी लग जाती है, और बहुत गहरे चोट लगते हैं जो जीवन भर व्यक्ति के साथ रहते हैं। तो चोट चपेटों को बचाते हुए शरीर को किस प्रकार से सुडौल बनाया जाए, किस प्रकार से तैयार किया जाए, तो सूक्ष्म व्यायामों का जो उद्देश्य हुआ, मैंने पहले ही बताया, सूक्ष्म शरीर के लिए है या शरीर के सूक्ष्म सूक्ष्म अवयवों के लिए है। और सामान्य रूप से योग अभ्यास जो हायर योग प्रैक्टिसेस हैं, जो अत्याधुनिक जो अभ्यास है, जो एडवांस प्रैक्टिसेस हैं, उनके लिए शरीर को, मन को और प्राण को तैयार करने की एक क्रिया पद्धति है। इसको एज अ वार्म अप भी आप देख सकते हैं, लेकिन एज अ वार्म अप सूक्ष्म व्यायाम का जो प्रयोग है वो काफी इनिशियल स्टेज है। जिसने भी सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास किया है, लगभग कम से कम 6 महीने का अभ्यास लगातार निरंतर किया है, वह यह तथ्य जानता है कि सूक्ष्म व्यायामों का प्रभाव कितना प्रमुख है, सूक्ष्म व्यायामों का जो प्रभाव आपके मानसिक और शारीरिक स्तर पर कितना प्रबल है, आपके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी कितनी अच्छी हो जाती है, आपका शरीर का एंड्योरेंस, मसल पावर कितना अच्छा हो जाता है, ये वे अभ्यासी ही जानते हैं जिन्होंने सूक्ष्म व्यायामों का निरंतर अभ्यास किया है। तो 48 संख्या मैंने आपको बताई, जिनके नाम आपके सामने हम रखने का प्रयास करते हैं। पहला नाम उच्चारण स्थल तथा विशुद्ध चक्र की शुद्धि या विशुद्धि चक्र की शुद्धि, दूसरे नाम पे प्रार्थना का आता है। इसमें क्रम का भेद है, लेकिन ये जो सूची हमने आपके सामने रखी है वह पुस्तक से रखी है। तो पहले नंबर पे कुछ लोग प्रार्थना को भी रखते हैं, लेकिन जो सामान्य रूप से पुस्तक में उपलब्ध है यौगिक सूक्ष्म व्यायाम स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी की, उसमें उच्चारण स्थल तथा विशुद्धि चक्र की शुद्धि को प्रथम स्थान और प्रार्थना को दूसरे स्थान पर रखा गया है। उसके बाद बुद्धि तथा धृति शक्ति विकासक का नाम आता है, फिर स्मरण शक्ति विकासक का नाम आता है, मेधा शक्ति विकासक का नाम आता है, नेत्र शक्ति विकासक का नाम आता है, कपोल शक्ति विकासक का नाम आता है, कर्ण शक्ति विकासक का नाम आता है, ग्रीवा शक्ति विकासक के 3 अभ्यास, और इन पहले और दूसरे पहले अभ्यास के भी 2 उप अभ्यास, उपक्रम हैं। तो ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया 1, ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया 2, ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया 3। ग्रीवा का अर्थ है गला, थ्रोट। आगे चलते हैं, और इसकी संख्या 48 है। कुछ संख्या हमने देखी, आगे की संख्याओं को भी देख लेते हैं। ग्रीवा शक्ति के विकासक के बाद
जो नंबर आता है वह है स्कंध तथा बाहु मूल शक्ति विकासक। कंधों के लिए है, भुजाओं के मूल के लिए है। उसके बाद कोहनी शक्ति विकासक, उसके बाद भुजबली शक्ति विकासक, ये बाइसेप्स ट्राइसेप्स के लिए है। उसके बाद पूर्ण भुजा शक्ति विकासक। विकासक का अर्थ है उसकी ऊर्जा को, उसकी शक्ति को बढ़ाने वाला, पूरे हाथों की ऊर्जा को बढ़ाने वाला, पूरे भुजा की ऊर्जा को बढ़ाने वाला, शक्ति को बढ़ाने वाला। उसके बाद मणिबंध शक्ति विकासक, जो कार्पल्स हैं उसके लिए। उसके बाद कर पृष्ठ, जो पाम है आपकी हथेली है, शक्ति विकासक। कर तल शक्ति विकासक, कर पृष्ठ अंगुली मूल शक्ति विकासक, अंगुली शक्ति विकासक। ये अभ्यास है। आगे इनकी संख्या है। आगे के अभ्यासों को भी एक बार हम सबके नाम देख लेते हैं, फिर अभ्यास करेंगे, उसकी स्थिति, उसका विन्यास, उसमें जो सावधानियां हैं वो सब हम देखते जाते हैं। इसी क्रम में आगे जो संख्या है वो है वक्ष स्थल शक्ति विकासक। इसके भी 2 अभ्यास आते हैं, वक्ष स्थल शक्ति विकासक 1 और वक्ष स्थल शक्ति विकासक क्रिया 2। उदर शक्ति विकासक के 10 अभ्यास मिलेंगे। उदर शक्ति विकासक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये 10 अभ्यास हम आगे के जो लेक्चर्स रहेंगे उसमें देखने का प्रयास करेंगे। इसी क्रम में उदर के बाद, एब्डोमिनल रीजन के बाद नंबर आता है कटी शक्ति विकासक का, कमर के लिए, है ना। कमर का बहुत ज्यादा आजकल उपयोग, दुरुपयोग भी हो रहा है, लोग पीड़ित हैं। तो कटी शक्ति विकासक क्रिया 1, 2, 3, 4, 5 अभ्यास कटी के लिए, 10 अभ्यास एब्डोमिनल उदर के लिए। उसके बाद मूलाधार चक्र की शुद्धि, जो हमारे जीवन का आधार है, मूल आधार है, बेसिक फाउंडेशन है, जहां से ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसकी शुद्धि। फिर उपस्थ तथा स्वाधिष्ठान चक्र की शुद्धि, कुंडलिनी शक्ति विकासक, जंघा शक्ति विकासक, ये सारे अभ्यास, जानु शक्ति विकासक, पिंडली शक्ति विकासक, पाद मूल शक्ति विकासक, गुल्फ, पाद पृष्ठ, पाद तल शक्ति विकासक और पादंगुली शक्ति विकासक। यदि आप गिने तो ये सारी संख्या मिलकर बनती है 48 संख्या बनती है। इसके साथ ही जब मैंने आपको यौगिक सूक्ष्म व्यायाम की व्युत्पत्ति, वो शब्द बताया, तो ये भी बताया कि यौगिक सूक्ष्म व्यायाम के साथ साथ यौगिक स्थूल व्यायाम भी होते हैं। स्थूल शरीर के लिए, पूरे शरीर के संवर्धन, पूरे शरीर के नरिशमेंट, पूरे शरीर के व्यायाम के लिए यौगिक स्थूल व्यायाम भी होते हैं। उनकी संख्या 5 बतलाई गई है, जो आपके सामने यहाँ पर रखी गई है। रेखा गति सबसे पहला है, एक लीनियर लाइन में मोशन करना है। दूसरा है हृदय गति, जैसे इंजन दौड़ता है, इंजन की आवाज आती है, उस प्रकार की गति इसमें होती है, इसलिए उसका नाम हृदय गति पड़ा है। उसके साथ ही है उत्कूर्दन, इसमें कूदने, उत्कूर्दन, ऊपर हाथ की गति, ऊपर कूदने की गति जैसी है। ऊर्ध्व गति, ऊपर की ओर मूवमेंट हो रही है। वो सारा अभ्यास जब आप करोगे तो देखोगे। फिर सर्वांग पुष्टि, ये 5वां अभ्यास है, जिसमें सर्व अंग पुष्टि, पुष्टि हो जाए, नरिशमेंट हो जाए, न्यूट्रिशन हो जाए, केयर हो जाए, मैनेजमेंट हो जाए। किसकी? सर्व अंग, सभी अंगों की, आपके शरीर के सभी अंगों की पुष्टि हो जाए। तो यदि कोई कहे कि कौन सा अभ्यास सीमित समय में, ऑफिस में या घर के किसी कोने में किया जा सकता है, तो एक ही अभ्यास करना है और बहुत सारे लाभ लेने हैं। लोग पूछते हैं कि कौन सा ऐसा योग अभ्यास है जो कर लेने से बहुत सारे लाभ मिल जाते हैं। सारे लाभ तो नहीं, लेकिन बहुत सारे लाभ मिल जाते हैं। तो वह एक अभ्यास आप यहाँ पर देख सकते हैं, वह है सर्व अंग पुष्टि। नाम ही है इसका सर्वांग पुष्टि। तो इस प्रकार से हमने देखा सूक्ष्म व्यायाम कहाँ से आया, किससे उत्पत्ति उसकी हुई, किससे प्रचार हुआ, किस प्रकार से उसके शब्द की व्युत्पत्ति है और कितनी संख्या है। स्थूल व्यायाम की भी शब्द की व्युत्पत्ति, उसका अर्थ और उसके कितने प्रकार हैं, हमने देखने का प्रयास किया है। अब हम चलते हैं यौगिक सूक्ष्म व्यायामों के अभ्यास क्रम को, उसकी स्थिति को, उसके लाभ को, उसमें सावधानियों को देखने का प्रयास करेंगे। तो चार्ट यदि आपने देखा है, उसको समझा है, तो आप जानते हैं कि पहला जो अभ्यास था वह था उच्चारण स्थल तथा विशुद्ध, विशुद्धि दोनों नाम है, विशुद्ध या विशुद्धि चक्र की शुद्धि, या उच्चारण स्थल तथा विशुद्ध चक्र की शुद्धि। तो इसमें आप देख सकते हैं नाम में ही इसका क्रिया विधि छुपा हुआ है। यह किसकी सफाई है, यह किसकी सफाई है, यह किसका हाइजीन है, यह किसकी क्लींजिंग है? तो उच्चारण स्थल किसी क्लींजिंग है? उच्चारण स्थल। उच्चारण स्थल कहाँ है? जहां से हम शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं, जहां से हम ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं, जहां से आवाज आ रही है। और विशुद्ध चक्र, दोनों का नाम है उच्चारण स्थल। राइट साइड में आप देख सकते हैं
और लेफ्ट साइड में विशुद्ध चक्र की एक आकृति है, क्योंकि चक्रों की जो उपस्थिति है वह स्थूल शरीर में नहीं है, सूक्ष्म शरीर में है। इसलिए उनकी आकृति कोई ठोस नहीं होती है, तरलता होती है, फ्लूइडिटी होती है। उसमें चेंजेस भी आप देखोगे अलग अलग आकृति के अनुसार, अलग अलग ग्रंथों के अनुसार अलग अलग आकृति आपको देखने की मिलेगी, क्योंकि सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म को आप भौतिक रूप से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो उच्चारण स्थल आप देखते हो कि मानव में जब ह्यूमंस का डेवलपमेंट हुआ, जो होमोसेपियंस, जो आधुनिक मानव है, उसका विकास हुआ, तो सबसे ज्यादा प्रमुख गुण जो आप अपने अंदर देखते हो वह है आपका एडम्स एप्पल या वॉइस बॉक्स या बोलने की शक्ति। आप अन्यतर जीवों से देखें, अन्यतर एनिमल से देखें, तो उनमें भी बोलने की शक्ति है, वो भी कम्युनिकेट करते हैं। बंदर को भी देखो, वो भी कुछ प्रकार से, विशेष प्रकार से सांकेतिक का ध्वनि निकालता है और कम्युनिकेट करता है। लेकिन जो प्रगति आप अपने वॉइस बॉक्स में देखते हो, आप अपने उच्चारण स्थल में देखते हो, वह उनमें आपको देखने को नहीं मिलेगी। और यदि आप उच्चारण स्थल के पूरे प्रयोग को समझते हैं, यदि आप समझते हैं कि किस प्रकार से ध्वनि उत्पन्न होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, आपके पूरा का पूरा जो थोरैक्स है, जो आपके फेफड़े हैं या जो आपकी पसलियां हैं, उसका भरपूर प्रयोग उच्चारण के लिए होता है, साउंड क्रिएशन के लिए होता है, फोनेटिक्स के लिए होता है, प्रोनाउंसिएशन के लिए होता है। तो यह अपने आप में एक अद्भुत संकल्पना है कि योग के अभ्यासों से हम उच्चारण स्थल की शुद्धि कर सकते हैं, और इसका एक नाम ही, एक अभ्यास ही वॉइस बॉक्स के लिए मिल जाता है। तो जो हमने शुरू में आपको परिचय के समय यौगिक सूक्ष्म व्यायाम के बारे में बताया था कि शरीर के सूक्ष्म सूक्ष्म अवयवों के लिए जो अभ्यास होते हैं वे यौगिक सूक्ष्म व्यायाम है। तो यहां पर देखो, पूरे शरीर में, वैसे तो अभ्यास पूरे शरीर से हो रहा है, लेकिन जो उसका ज्यादा का ज्यादा प्रभाव, जो फोर्सफुल री-इन्फोर्समेंट है, जो इफेक्ट है, वो डायरेक्टली कहां पर आ रहा है? डायरेक्टली आ रहा है आपके उच्चारण स्थल पर। तो जो जितने 48 नाम आपने देखे हैं, उनके जो नामों में जो शरीर का अंग है, उसी अंग पर ज्यादा से ज्यादा बल, उसी अंग पर ज्यादा से ज्यादा प्रभाव दिखाया जाता है। वहीं पर आप विशुद्ध चक्र की भी बात करते हैं। तो मैंने ये भी बताया था कि शरीर के अंगों के लिए ही नहीं है, यह सूक्ष्म शरीर के लिए भी है। सूक्ष्म शरीर में क्या रहता है? सूक्ष्म शरीर में नाड़ियां रहती हैं, नाड़ियों में बहते हैं प्राण, और इन नाड़ियों के मिलने के स्थान को हम कहते हैं चक्र। इन नाड़ियों के मिलने का स्थान को हम कहते हैं चक्र। और विशुद्धि चक्र की जो स्थिति बताई गई है वह गले में ही बताई गई है, उच्चारण स्थल के आसपास ही बताई गई है। एग्जैक्ट नहीं, क्योंकि स्थूल शरीर में नहीं है, सूक्ष्म शरीर में है। तो इसी के आसपास की जो स्थिति है वह है विशुद्ध चक्र की स्थिति। तो सूक्ष्म व्यायाम केवल स्थूल शरीर के सूक्ष्म अवयवों के अंगों के लिए नहीं है, बस वॉइस बॉक्स के लिए नहीं है, यह सूक्ष्म शरीर के लिए, के विशुद्ध चक्र के लिए भी है। तो यौगिक सूक्ष्म व्यायाम आर नॉट ओनली फॉर वार्म अप प्रैक्टिसेस, दे आर ऑल्सो फॉर हायर योगिक इंटरवेंशंस, हायर योगिक साधनास। तो यहां पर आप देखोगे कि 16 पंखुड़ियों से यह आपको चक्र दिखेगा। 16 कलाएं होती हैं ना जीवन में। आप योग के जितने ग्रंथ पढ़ोगे या भारतीय अध्यात्म के ग्रंथ पढ़ोगे तो उसमें 16 कलाओं की बात होती है। भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं के संपूर्ण अवतार हैं। तो उसमें कला की बात है, उसमें विज्ञान की बात है, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन की बात है। तो जो लोग भी संगीतज्ञ हैं, जो भी ध्वनि से जुड़े हैं, आर्टिस्टिक उनका कंस्ट्रक्ट है, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन से जुड़े हुए हैं, कलाकार हैं, संगीतज्ञ हैं, वक्ता हैं, ऑरेटर हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर्स हैं, जो भी बोलते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, वैसे तो सब बोलते हैं, लेकिन बोलने की शक्ति को जानते हैं। बोलते तो सब हैं, बोलने से अपने जीवन में बहुत सारे कष्ट क्लेशों को भी आकर्षित कर लेते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी व्यक्ति हैं जो बोलकर ही बड़ी से बड़ी समस्याओं का हल यूं चुटकी बजाकर कर देते हैं। तो बोलने की शक्ति को जागृत करने के लिए या स्वर को मीठा करने के लिए, बोलने की शक्ति प्राप्त करने के लिए, उसकी शुद्धि के लिए, वाक शुद्धि के लिए, जब महर्षि पतंजलि को हम प्रणाम करते हैं तो कहते हैं योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम, पद से वाणी के मल का शोधन किया है। तो योग में वाणी के मल का शोधन भी करना चाहिए। जब हम यम और नियम का अभ्यास करते हैं तो हम ऐसा नहीं कहते कि यम को बस मानसिक रूप से करना है या शारीरिक रूप से करना है, अहिंसा को बस मानसिक रूप से करना है या शारीरिक रूप से करना है। हम 3 स्तर बताते हैं, मनसा, वाचा, कर्मणा। मन को तो आप समझते हो ध्यान के अनुसार, धारणा के अनुसार, प्रत्याहार के अनुसार, और शरीर को भी समझते हो आसनों से, षटकर्मों से, प्राणायामों से। वाणी को समझने के लिए ये अभ्यास, वाणी को समझने के लिए ये अभ्यास उत्तम रूप से कहा जा सकता है। तो एक प्रकार से आपने देखा कि भौतिक शरीर के लैरिंक्स वॉइस बॉक्स के लिए है, और दूसरा सूक्ष्म शरीर के
विशुद्ध चक्र के लिए है। तो ये दोनों अभ्यास इसके नाम को प्रदर्शित करता है। तो हम जो अभ्यास का क्रम है उसकी ओर चलते हैं। तो इसमें आप देखोगे, आपको तस्वीर दिखेगी कि दोनों पैरों को परस्पर मिलाकर खड़े होना है ना। दोनों पैर क्या रहता है, हम आपस में फैला कर रखते हैं। तो दोनों को साथ में मिला लेने से बेस ऑफ सपोर्ट बढ़ जाएगा, आप गिरोगे नहीं, आप स्थिर रहोगे। उसके साथ कंधे से शरीर को बिल्कुल एक सीधा रखना है, पैरों से कंधों तक का जो भाग है बिल्कुल सीधा रखना है, और गर्दन को बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सामने, दृष्टि बिल्कुल सामने, और मुख को क्या करना है, बंद कर लेना है, मुंह को बंद कर लेना है, और दोनों हाथ शरीर के अगल बगल रख देंगे। इस पूरी स्थिति को, जिसमें दोनों पैर मिले हैं, दोनों जंघाएं मिली हैं, दोनों हाथ शरीर के बगल में हैं, और नेत्र बिल्कुल सीधे हैं, मुख बंद है, और श्वास प्रश्वास सम है, इसको हम कहते हैं सम स्थिति। सम स्थिति, इक्विलिब्रियम पोजीशन आपके शरीर की स्थिति है, सबसे अच्छी है, सबसे इक्विलिब्रियम है, आपका बेस ऑफ सपोर्ट बिल्कुल स्ट्रांग है इसमें। उसके बाद क्रिया कैसे करनी है, किस प्रकार से इसका अभ्यास करना है, तो उच्चारण स्थल पर एकाग्रता रखनी है। उच्चारण स्थल पर एकाग्रता रखनी है। उच्चारण स्थल पर एकाग्रता रखनी है। क्रिया पद्धति कैसे बताई थी, दोनों पैर को मिलाया, दोनों हाथों को मिला लिया, और दृष्टि बिल्कुल सीधी कर ली, और उच्चारण स्थल जो आपका वॉइस बॉक्स है, जहां से ध्वनि उत्पन्न हो रही है, वहां पर ध्यान करते हुए आपको अपने वक्षस्थल से, अपने थोरैक्स से डीप इनहेल डीप एक्सहेल करना है। श्वास भरते हुए आपका जो वक्षस्थल है वो ऊपर जाएगा, श्वास छोड़ते हुए आपका वक्षस्थल नीचे जाएगा। आप इस चलचित्र में देख सकते हैं, डीप इनहेलेशन डीप एक्सहेलेशन। अब इसमें कपालभाति जैसे बस एक्सहेल नहीं करना है, वायु को बस बाहर नहीं निकालना है। और जब 5 से 10 बार या 25 बार शुरुआत के लिए बताया जाता है, जब 25 बार हो जाए या 5 से 10 बार हो जाए तो आप वापस से सामान्य स्थिति में आ जाएं, कुछ देर विराम करें, श्वासों को सम होने दें। लेकिन कुछ कुछ इसमें सावधानियां आपको रखनी चाहिए, कुछ कुछ सावधानियां आपको रखनी चाहिए। जैसे आपने देखा कि डीप इनहेलेशन डीप एक्सहेलेशन, बहुत लंबी गहरी सांस ली गई है और लंबी गहरी सांस छोड़ी गई है। तो जो जो अंग इस वक्षस्थल पर हैं, जिन पर अत्यधिक दबाव पड़ सकता है इस अभ्यास से, या उससे पीड़ित व्याधि वाले, उससे पीड़ित डिसऑर्डर्स वाले लोग हैं, वो इन अभ्यासों को नहीं करेंगे। जैसे कौन कौन से अभ्यास हो गए, जैसे हाइपरटेंशन, हार्ट है और फेफड़े हैं, दो है ना थोरैक्स में, हार्ट और फेफड़े, इन दोनों की कोई भी बीमारी हो, उच्च रक्तचाप हो, हाई बीपी हो, है ना, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता हो, तो ये अभ्यास से आपको बचना है, अभ्यास से बचना है। या किसी भी योग चिकित्सक के, योग थेरेपिस्ट के, योग अनुदेशक के, योग इंस्ट्रक्टर के गाइडेंस में इसका अभ्यास करना है। तो लाभ मैंने बताए थे कि संगीतज्ञों के लिए अच्छा है, तोतलेपन को कम करता है ना, जो भी कफ पित्तवात की जो समस्या यहाँ पर आ गई है उसको हटाता है ना, स्वर में सुधार करता है। कफ पित्तवात जो जमा रहता है आपके उच्चारण स्थल पर या फेफड़ों में या जो सभी अंगों में जो उच्चारण में मदद करते हैं, सामान्य रूप से लोगों को लगता है कि बस कंठ से उच्चारण होता है, ऐसा नहीं है। तो उन सभी अंग उपांगों के, मुख को या आपके नेज़ोफेरिंग्स को या नेजल कॉक्लिया के जितने भी एरियाज हैं उनको ठीक करता है। तो इस प्रकार से आपने आज सूक्ष्म व्यायामों का परिचय देखा, स्थूल व्यायामों का परिचय देखा, उनकी व्युत्पत्ति देखी, उनके प्रकार देखे, उनकी पूरी संख्या 48 और 5 स्थूल व्यायामों की संख्या देखी, और उसमें पहला जो अभ्यास था उच्चारण स्थल तथा विशुद्ध चक्र की शुद्धि को देखने का प्रयास आपने किया है। आशा करते हैं आपने इस पूरे लेक्चर को, इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखा होगा। कोई भी प्रश्न है तो आप हम तक भेज सकते हैं। नमस्कार, हरिओम।